असलम गौरी साहब, JUI फे भी अपने आप को मुतासरा करार देती है 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से। और क्या आप लोग कोई इरादा रखते हैं? आप लोग यौम स्याह मना रहे हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अब आप ग्रैंड अलायंस बना था अपोजिशन का, उसमें हमारी इतलात ये थी कि कोशिश ये थी कि 8 फरवरी को, जो कि जितनी भी अपोजिशन जमातें थीं, क्योंकि वो 8 फरवरी से मुतासरा हैं, तो उनका ये ख्याल था कि 8 फरवरी को सब मिलकर एक एहतजाज करें और शायद कोई बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते थे वो। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, तो मतलब यूनानिमसली नहीं हुआ, तो इसलिए शायद PTI ने अपना स्टांस चेंज किया। तो आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है? और इस बात को जो सलमान अकरम राजा ने बात की, आप इसको वेलकम करते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। बात यह है कि हर सियासी जमात को आईन पाकिस्तान यह हक देता है कि हुकूमत के खिलाफ अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए, हुकूमत के खिलाफ, उसकी पॉलिसी के खिलाफ, और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों पर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराए। और मैं समझता हूँ ये मुस्बत और पॉजिटिव वे है। कोई भी पार्टी अगर अपनाती है तो सलमान अकरम राजा साहब ने जो स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, और इससे जमहूरियत को फ़रोग होगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ तक रहेगा आपने बात की कि 8 फरवरी के हवाले से, तो मैं तो 8 फरवरी के हवाले से 20 फरवरी 2024 से मैदान में हूँ, और मैंने ऐवान नहीं मैदान के नाम से तहरीक शुरू की, और उस तहरीक के नतीजे में तकरीबन इस वक्त कोई पूरे मुल्क में 7-8 मिलियन मार्चेस कर चुका हूँ, और ऐवान नहीं मैदान के नाम से। मकसद यही है कि वो मेरा ख्याल जो पार्टियाँ इस वक्त कहती हैं कि हम मुतासर हैं फरवरी 2024 के इंतखाबात से, तो वो सब के सब कहीं ना कहीं ओबलाइज हुई हैं। कोई सिंध में ओबलाइज है, कोई KPK में ओबलाइज है, कोई पंजाब में ओबलाइज है, कोई मरकज़ में ओबलाइज है, लेकिन बाहर JUI है जिसको मजीद रिड्यूस किया गया है और कम हुई है। तो सबसे ज्यादा तो मेरा स्टैंड है, और मैं ये कहता हूँ कि 2024 नहीं 2018 के इंतखाबात में भी रिगिंग हुई थी और जाली इंतखाबात हुए थे, और जो रिजल्ट है वो कहीं और बैठ के तय होते हैं। और इसीलिए हमने 3.5 साल साबका हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक चलाई थी, और मकसद यही था कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो 2024 के इंतखाबात हुए, तो इसमें तो 2018 के इंतखाबात भी, उनको हम देख के समझते हैं कि शायद इससे बहुत बेहतर थे। तो सूरत हाल दिन ब दिन कहीं और जा रही है, और हम आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत से दूर होते जा रहे हैं। अवाम का इंतखाबात से एतमाद उठता जा रहा है, और वो मुक़्तदर हल्के जो इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, उनको अपना रवैया तब्दील करने होंगे। मुल्क इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी की हालत में, मेरे भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के जो नुमाइंदे थे, कि जी अच्छे अच्छे ग्राफ बता रहे हैं मुल्क में, लेकिन आवाम में तो नज़र नहीं आ रहा। आवाम में तो अभी तक गैस के बिल कम नहीं हुए हैं, आवाम में तो अभी तक बिजली के बिल कम नहीं हुए हैं, आवाम को तो अभी तक सब्जी भी महंगी मिल रही है, आवाम को तो दालें भी महंगी मिल रही हैं, गोश्त को तो छोड़ें, मुर्गी और अंडा भी महंगा मिल रहा है, दूध भी 200 रुपए से ऊपर मिल रहा है। तो मुझे तो ये ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि नीचे आवाम को क्या मिलता है। जब तक नीचे आवाम में वो नीचे नहीं आएगा और आवाम को पता नहीं चलेगा कि ये महंगाई कम हुई है, उस वक्त तक हम इनके ग्राफों पे कोई एतबार नहीं करेंगे। ये हर दौर में होता रहता है, और ये सिलसिले बनते भी रहते हैं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। असलम गौरी साहब, कल वजीर आजम मिले मौलाना फजल रहमान साहब से, तो क्या गुस्सा कुछ ठंडा करने के लिए? क्योंकि अगर वाकई तौर पर PTI का जो ग्रैंड अलायंस है, जो अपोजिशन का, जिसमें बहुत सी जमातें अब हैं और आपकी एक नशिस्त भी हो चुकी हुई है, और मौलाना फजल रहमान साहब अगर बाकायदा ताकत जो कि है, स्ट्रीट पावर रखते हैं, आप इससे कोई इनकार नहीं करते, और PTI के पास भी है, वो भी ये क्लेम करते हैं, तो वो दोनों अगर मिल जाते हैं तो शायद हुकूमत के लिए परेशानी का बायस है। तो कल का जो मुलाकात है वजीर आजम की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, वो उनका गुस्सा और उनको किसी किस्म की यकीन दहानी या क्या मामला थे, या बस वैसे ही एक कर्टसी कॉल थी? देखिए, वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे अपनी टीम के हमरा, वो मौलाना की खैरियत मलूम करने आए थे। पिछले दिनों आपको पता है मौलाना साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब रही थी, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तमाम सियासी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल की हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब का आना उसी सिलसिले में था, और फिर जब दो सियासतदान मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं, और इसी सिलसिले में गुफ्तगू हुई। खुसूसन बलूचिस्तान और KP के अमन अमान के मसाइल पे बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और दोनों तरफ से कुछ तजावीज़ भी सामने आई। मजीद उन तजावीज़ पे राब्ते रखने का भी फैसला हुआ, खुसूस अमन अमान के हवाले से। और हमने उन्हें ये एहसास भी दिलाया कि आपका हमसे एक कमिटमेंट है कि आपने मदारस बिल जो है सूबों से पास करवाना है, आइन में तरमीम लानी है, जो आपने वफाक से किया है। तो हमने उनको उनकी कमिटमेंट भी याद कराई। ये मीटिंग सिर्फ इस हद तक थी।
और हम दूसरी बात आपका कहा है कि जो सही। इत्तेहाद है वो इत्तेहाद के अभी खदो खाल वाजे नहीं हुए हैं। हमने मीटिंगें की हैं, अभी तक कोई इत्तेहाद किसी स्टेज पे ऐसा नहीं पहुंचा है कि आप उसको एक इत्तेहाद की शक्ल दे सके। इस मीटिंग में भी जो कि खाने की मीटिंग थी, इत्तेहाद के लिए मीटिंग नहीं थी और ये खाने के लिए मीटिंग थी, इस मीटिंग में भी यही तय हुआ कि हम पार्टी अपनी तरफ से एक नुमाइंदा बना दे जो इसके खदो खाल तय करे। असलम गौरी साहब, राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं इंतखाबात होने जा रहे हैं, बिल्कुल होने जा रहे हैं और वो 2029 में होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक नए अपॉइंट नहीं होते ये जारी रहेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज से लेके आज तक यही कहते आए हैं कि मुल्क का तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात हैं। असलम गौरी साहब ये देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है और मैं समझता हूँ उस बेचारे को तो पता ही नहीं होता हो क्या रहा है। अभी 15 दिन पहले एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ है कोयटा में और उसके फार्म 45 मेरे पास मौजूद है। तमाम में मैं जीत रहा हूँ लेकिन 47 में जितवा दिया गया सेकंड पार्टी को। और फिर हम जब यहाँ हमारा तमाम एहतजाज होता रहा, हमारे लोग शोर मचाते रहे। ये 15 दिन पहले का वाक़या सुना रहे हैं कि अकल नहीं आई, हमने सीखा कुछ नहीं। 2024 के इलेक्शन के बाद भी पीटीआई शोर मचा रही, हम शोर मचा रहे, तो कोई आपने किबले ठीक तो नहीं किया, आपने तो वही रास्ता अख्तियार किया और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वहां जितवा दिया गया। मेरे कैंडिडेट के पास फार्म 45 पड़े हैं, फिर हम इस्लामाबाद लेके आए, चीफ साहब ने उसके रिजल्ट को मुअत्तल किया। अब मसला ये कि यहाँ तक पहुंची क्यों बात? अगर वो जो बैठा था कोयटा में शख्स, उसने क्यों सब चीजों को सबूताज किया? वो अगर इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहा था तो उसने कोई नहीं अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की? एक चीफ इलेक्शन कमीशन की तब्दीली से मामला ठीक नहीं होंगे। ये पूरे का पूरा आवे का आवा ही तब्दील होगा तो ठीक होगा। ये जब तक निजाम को चलाने वाले ठीक नहीं होंगे, जब तक इन चीजों को संभालने वाले ठीक नहीं होंगे, कभी 45 से 47 पे चले जाएंगे, कभी कोई सिस्टम बैठ जाएगा, तो ये इसी तरह इलेक्शन होते रहेंगे। तो अब तो इलेक्शन पे कौम का एतमाद खत्म होता जा रहा है और आप देखें टर्नओवर कितना कम है और टर्नओवर कम से भी फायदा उठाया जाता है। लोग आते नहीं है, वोट उनके डाल के टर्नओवर पूरा कर लिया जाता है। हम अपने कारकुन के सामने सवालिया निशान खड़े हुए हैं और हाथ बांध के हम खड़े हुए अपने कारकुन के सामने, लेकिन हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं या जो ये सिस्टम को चला रहे हैं, शायद उनके आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है या कानों में उन्हें रूई ठोसी हुई है, वो अवामी हालात को नहीं जान रहे। केपीके की सूरत हाल को झगड़ा सा बैठे हुए बताएंगे आपको कि वहाँ क्या सूरत हाल है हो जाती है। जी सही, बिल्कुल आपने बचा फरमाया असलम गौरी साहब। लेकिन आप लोग अगर मिलकर यूनानिमस जो है एक अलायंस, ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस नहीं बनेगा और बाकायदा उससे जो डिमांड्स आ रही हैं उनके लिए कोशिश नहीं की जाएगी, एहतजाज नहीं किया जाएगा, तो फिर ये तमाम जो मामला आपने बताए हैं ये एड्रेस कैसे होंगे? क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि देखें बात वाज़ेह है कि थोड़ा से शाकी पीटीआई भी हो जाते हैं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब भी पहले थोड़े से शाकी थे पीटीआई की लीडरशिप और बयानात के हवाले से, कि अंदर से कोई और बयान आता है, जेल से बाहर कुछ और हो रहा होता है, फिर यू टर्न हो जाता है। तो इस तरह शायद वो भी अब थोड़े से परेशान होंगे, बाकी लीडर्स भी, कि जी मौलाना फजल रहमान साहब के पास वजीर आजम, ठीक है मैं मानता हूं कि इस मामला पर नहीं बात हुई होगी, कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, लेकिन फिर अगर ये पूरी आवाज अगर इसी तरह डाइल्यूट होती गई तो फिर तो वो जिस तरह राना एहसान अफजल कह रहे हैं, तो देन सी यू ऑन इन 2029। देखिए, हमने ये काम कर चुके हैं। राना एहसान साहब की पार्टी हमारे साथ थी, हमने 2018 के बाद यही आवाज बुलंद की, तमाम मुल्क की अपोजिशन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। हम सब कह रहे थे कि इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। हमारी तहरीक का नाम इलेक्शन साफ और शफाफ कराना था, पीटीआई की हुकूमत खत्म करना नहीं था। हमारा मकसद यही था कि ये जो हुकूमत है ये साफ और शफाफ इंतखाबात के तहत नहीं है। पीटीआई उस वक्त कह रही थी इंतखाबात साफ और शफाफ हुए हैं, लेकिन हम जितनी पीडीएम की पार्टियां थी, हम सबका मौकफ था कि इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हुए, इंतखाबात साफ और शफाफ होना चाहिए। लेकिन 2024 का जब रिजल्ट आता है तो वो लोग जो मेरे लेफ्ट और राइट पे खड़े हुए कह रहे थे मेरी आवाज से आवाज मिला के कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए, इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए, जब उनको इक़्तिदार मिल गया तो उन्होंने कहा ये इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। अब वो इक़्तिदार में बैठे हुए बसे कर रहे हैं। हम फिर उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां से 2018 में हमने तहरीक शुरू की थी और हमने कहा था इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। तो हम तो दूध के जले हुए छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। हमें इत्तेहादों का बहुत तजर्बा है, हम इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। मेरे भाई अगर पुराना माने तो 26वीं तरमीम में आखिरी अमेंडमेंट तक, आखिरी वक्त तक, पार्लियामेंट के अंदर जाने तक पीटीआई मेरे साथ एतमाद में थी, हमारे साथ खड़ी हुई थी और आखिरी वक्त भी इनकी लीडरशिप ने हमारे साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें कहीं नहीं कहा कि हम इसमें तरमीम को नहीं मानते।
जब हर चीज में हमारे साथ खड़े हुए थे, लेकिन जब इसी तरमीम को लेकर पीटीआई पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो हमें मशवरा करना, हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझती। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो मीडिया पे नहीं कहने चाहते, जो इत्तेहाद को कमजोर करती हैं। हमने इसीलिए एक कमेटी बना दी है।